नमस्कार मित्रों, आपको स्वागत है आपका अपना चैनल बीएम स्टडी सेंटर में। पिछले मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट 6 में हमने आपको ब्रिटिश कालीन शिक्षा नीति के बारे में बताए थे। आज उसी पार्ट को आगे बढ़ाते हुए हम मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट 7 प्रस्तुत करने जा रहे हैं और उन्हीं का कुछ ये अंश ही हैं। वो ब्रिटिश कालीन शिक्षा नीति का ही कुछ पार्ट्स हैं जो हम पार्ट 7 में देने जा रहे हैं आप लोग के बीच। हम छोटी छोटी वीडियो बना रहे हैं कि शायद आपको ऐसा ना लगे कि वीडियो लंबा है, हमको देखने के लिए समय नहीं है। होता है बहुत बच्चे को जो यूँ फालतू का वीडियो तो काफ़ी लंबे समय तक देख लेता है, लेकिन एजुकेशनल वीडियो वो 10 से 15 मिनट के बाद वो बोरिंग फीलिंग करने लगते हैं। खैर, जैसी आप लोग की डिमांड हो, जैसी आप लोग की मांग हो, उसके हिसाब से हम आप लोग के बीच वीडियो को रखने जा रहे हैं। 10-15 मिनट 20 मिनट की वीडियो होगी। तो चले अपने वक्तव्य को रोकते हुए हम टॉपिक की तरफ चले। हमने पिछले क्लास पार्ट 6 में मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट 6 में ब्रिटिश कालीन शिक्षा नीति के बारे में बताए थे। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए चले। राजा राम मोहन राय एल्फिस्ट मुनरो आंग्ल विद्या के समर्थक थे। जेम्स प्रिसेप प्राच्य विद्या के समर्थक थे। मित्रों, रेड पेन से जो लिखा गया है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको बिल्कुल बारीकी से सुनना है और आपको दिमाग में रखना है, कारण कि ये रेड पेन से जो लिखा गया टॉपिक है वो उतना ही इम्पोर्टेंट है ना। तो राजा राम मोहन राय एल्फिस्ट मुनरो आंग्ल विद्या के समर्थक थे। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि राजा राम मोहन राय किस विद्या के समर्थक थे? आंग्ल विद्या के। एल्फिस्ट मुनरो आंग्ल विद्या के समर्थक थे। जेम्स प्रिसेप प्राच्य विद्या के समर्थक थे। मैकाले का कथन एक अलमारी के अंग्रेजी साहित्य संपूर्ण भारतीय साहित्य से बढ़कर है। ये मैकाले का कथन था। मैकाले का कथन था कि अलमारी में रखा एक अंग्रेजी साहित्य भारत के संपूर्ण साहित्य से बढ़कर है। बहुत बड़ी बात बोली थी वो। 1835 से 1854 के बीच डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी ऑकलैंड के द्वारा शुरू किया गया। 1854 में आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड डिस्पैच लाया गया। 1854 में आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड डिस्पैच लाया गया। उस समय वुड क्या थे? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर थे। वुड क्या थे? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर थे। एवं उन्हें प्रथम भारत सचिव नियुक्त किया गया। उन्हें क्या नियुक्त किया गया? प्रथम भारत सचिव नियुक्त किया गया। वुड डिस्पैच के 3 मुख्य बिंदु थे। शिक्षा का माध्यम स्थानीय मातृभाषा हो और अंग्रेजी शिक्षा पर बल हो। प्रथम भारत सचिव जो नियुक्त किया गया वुड डिस्पैच को, तो उनके 3 मुख्य बिंदु था। पहला बिंदु था कि शिक्षा का माध्यम कैसा हो? स्थानीय भाषा में हो या मातृभाषा में हो, और अंग्रेजी पर विशेष बल दिया। लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। ठीक है। रिपन को भारत की उद्धारक की संज्ञा दी गई। रिपन को किसकी संज्ञा दी गई? भारत की उद्धारक की संज्ञा दी गई। एवं स्थानीय स्वशासन का जनक, स्थानीय स्वशासन का जनक भी रिपन को कहा जाता है। शिक्षा की गुणवत्ता के लिए ट्रेनिंग कॉलेज खोले गए। शिक्षा की गुणवत्ता के लिए क्या खोले गए? ट्रेनिंग कॉलेज खोले गए। अब नेक्स्ट टॉपिक है मित्रों, हंटर कमीशन। हंटर कमीशन। हंटर कमीशन कब लाया गया? 1882 में। इसके तहत प्राथमिक शिक्षा के ऊपर बल दिया गया। इसके तहत किसके ऊपर बल दिया गया? प्राथमिक शिक्षा के ऊपर बल दिया गया। किसके समय में? रिपन के समय में। रेले कमीशन। रेले कमीशन कब आया? रेले कमीशन का संबंध किससे है? कर्जन विश्वविद्यालय शिक्षा पर बल दिया।
कर्जन विश्वविद्यालय शिक्षा पर बल दिया। इसी क्रम में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया गया। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया? 1904 पारित किया। विश्वविद्यालय पर नियंत्रण बढ़ा दिया गया। विश्वविद्यालय पर नियंत्रण बढ़ा दिया गया और विश्वविद्यालय के सीनेट में सरकार के सदस्य को मनोनीत कर दिया गया। विश्वविद्यालय के सीनेट में सरकार के सदस्य को मनोनीत कर दिया गया और इन्हीं कारणों से कर्जन को जाना जाता है। इन्हीं कारणों से कर्जन को जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है मित्रों, कर्जन को ओमिजन कमीशन के लिए भी जाने जाते हैं। कर्जन को किसके लिए जाने जाते हैं? ओमिजन कमीशन के कारण जाने जाते हैं। इसी कड़ी में फ्रेजर आयोग आया। इसी कड़ी में कौन आयोग आया? फ्रेजर आयोग। इसका संबंध किससे है? पुलिस से। रेले आयोग का संबंध किससे है? शिक्षा से। आपको क्वेश्चन पूछेगा, अच्छे से अच्छे एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आते हैं। हम छोटी मोटी एग्जाम की बात हम नहीं करेंगे। इस जैसे यूपीएससी पीसीएस लेवल के एग्ज़ाम हो तो इसमें इस सब का क्वेश्चन, इस सब टॉपिक से क्वेश्चन उठाते हैं। जैसे फ्रेजर आयोग, पुलिस आयोग, रेले आयोग। मैनक्रिप आयोग का संबंध किससे? सिंचाई से। मैकडोनाल्ड आयोग का संबंध है अकाल से। कर्जन के समय में मुद्रा अधिनियम 1899 आया। कर्जन के समय में मुद्रा अधिनियम कब आया? 1899। कलकत्ता नागरिक निगम अधिनियम 1899। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904। ऑफिशियली सेक्रेटेरिएट एक्ट 1904 लाया गया। ऑफिशियली सेक्रेटेरिएट एक्ट 1904 लाया गया। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जो अभी कुछ 2005 में जो आया, सूचना का अधिकार अधिनियम जो आया वो ऑफिशियली सेक्रेटेरिएट एक्ट का ही एक संशोधित रूप है। किसके तहत आया? एक्ट 19 का ए 19 का ए सबसेक्शन क से संबंधित है। नेक्स्ट है मित्रों, सैडलर कमीशन 1917। सैडलर कमीशन 1917। सैडलर कमीशन 1917 का क्या पैटर्न था? वो 10+2+3 की अवधारणा लागू की। सैडलर कमीशन 1917 जो आया तो वो 10+2+3 की अवधारणा लागू की और इसी आयोग ने क्या दिया था? 10+2+3 की अवधारणा। कौन आयोग ने दिया था? सैडलर आयोग ने। सैडलर कमीशन या सैडलर आयोग जो भी कहिए। भारतीय सदस्य आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन मोहम्मद को शामिल किया गया। अब नेक्स्ट है हार्टुक कमेटी। प्राथमिक शिक्षा संबंधित। हार्टुक कमेटी का संबंध किससे है? प्राथमिक शिक्षा संबंधित। सार्जेंट आयोग का संबंध शिक्षा से। सार्जेंट आयोग का संबंध किससे है? शिक्षा से। राधा कृष्ण आयोग आज़ादी के बाद के विश्वविद्यालय आयोग एवं नई आयोग से यूजीसी नई आयोग से। इसको एक बार और देख लेते हैं मित्रों। राधा कृष्ण आयोग का संबंध किससे? आज़ादी के बाद के विश्वविद्यालय आयोग से एवं नए आयोग से। ये राधा कृष्ण आयोग। यूजीसी 1953 संवैधानिक आयोग। वर्तमान में इनका नाम उच्च शिक्षा आयोग कर दिया गया। यूजीसी कब आया? 1953 में। संवैधानिक आयोग है, एक संवैधानिक आयोग है। वर्तमान में इसका नाम उच्च शिक्षा आयोग कर दिया गया। इसका चेयरमैन डीपी सिंह है। 1956 में ये काम करना चालू किया। यह मानव विकास कार्यक्रम के तहत आता है। यह किसके तहत आता है? मानव विकास कार्यक्रम के तहत आता है। तीसरा शिक्षा नीति का अध्यक्ष था कस्तूरी रंगन नीति आयोग का कार्यक्रम शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। तीसरा शिक्षा नीति का अध्यक्षता कौन करते हैं? कस्तूरी
कस्तूरी रंगन। नीति आयोग का कार्यक्रम, कस्तूरी रंगन नीति आयोग का कार्यक्रम क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। राज योजना, राज योजना क्या है? राज योजना एबीसी इंडेक्स का संबंध शिक्षा से है। एबीसी इंडेक्स का संबंध किससे है? शिक्षा से है। बड़ौदा रियासत जिसने शिक्षा के व्यापीकरण पर बल दिया, बड़ौदा रियासत जिसने शिक्षा के व्यापीकरण पर बल दिया। साथ ही गोपाल कृष्ण गोखले पहला व्यक्ति था जिन्होंने शिक्षा से संबंधित सार्वजनिक के प्रस्ताव के लिए दबाव बनाया। शिक्षा से संबंधित सार्वजनिक संबंध प्रस्ताव के लिए दबाव बनाया उन्हें, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले ने सबसे पहले एक ऐसे पुरुष थे जिसने शिक्षा को सार्वजनिक करने का एक दबाव बनाया। गांधी जी शिक्षा के विकास के लिए वार्धा योजना 1937 में लाए। गांधी जी शिक्षा के विकास के लिए कौन योजना लाए? वार्धा योजना 1937 में लाए, जिसकी रूपरेखा की तैयारी किसने किया था? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने इसकी प्रारूप की तैयारी की थी। इसका मूल थीम क्या था? वार्धा योजना का मूल थीम क्या था? मित्रों, आपको पूछ सकता है कि वार्धा योजना किसने लागू किया? महात्मा गांधी के द्वारा लागू किया गया। और कब? 1937 में। इसकी प्रारूप किसने तैयारी की? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। इसका मूल थीम क्या था? मातृभाषा में शिक्षा। उसका मूल थीम था कि मातृभाषा में शिक्षा। दूसरा था कौशल विकास पर बल दिया गया। पहला मेडिकल कॉलेज कहाँ खोला गया? कोलकाता में। पहला मेडिकल कॉलेज कहाँ खोला गया? कलकत्ता में। पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ खोला गया? रुड़की में। आज़ादी के बाद पहला आईआईटी कॉलेज कहाँ? बम्बई में। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया। अब इतना काम हो गया तो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया हुआ। अब क्या क्या उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया हुआ, अब हम इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के केंद्र बिंदु में भारत का अधिक से अधिक आर्थिक दोहन करना था। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के केंद्र बिंदु में भारत का अधिक से अधिक आर्थिक दोहन करना था, यानी कि ब्रिटिश जो भी राजा थे उनका एक ही उद्देश्य था कि भारत को अधिक से अधिक दोहन करना, उसको अधिक से अधिक इकोनॉमिक शोषण करना। इस उद्देश्य के कारण भारतीयों ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की और इसी कड़ी में नागरिक, आदिवासी और किसान की विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई। इसी विरुद्ध में क्या हुआ? नागरिक, आदिवासी और किसान के विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई। और इन विद्रोह में निम्नलिखित महत्वपूर्ण विद्रोह हुआ। अब ये विद्रोह जो अब बता रहे हैं मित्रों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको बगैर अनसुनी किए हुए इसको पढ़ते रहना है और सुनते रहना है। आपको इससे क्वेश्चन आता है। सबसे पहला सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह कब? 1770 ईस्वी में। सन्यासी विद्रोह कब आया? 1770 ईस्वी में प्रारंभ हुए। किस क्षेत्र में? बंगाल में। इसकी नेता कौन था? देवी चौधरानी। यही क्वेश्चन आपको पूछेगा कि सन्यासी विद्रोह कब हुआ? 1770 में। किस क्षेत्र में, कहाँ से हुआ प्रारंभ? बंगाल से प्रारंभ हुआ। इसकी प्रमुख नेता कौन थे? देवी चौधरानी। भूलेंगे नहीं। बंकिम चंद्र चटर्जी के बुक जो थे आनंद मठ, वो संस्कृत भाषा में इसी विद्रोह से जुड़ा हुआ है। इसी विद्रोह पे लिखा गया बुक है। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया बुक जो है आनंद मठ, वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं और वो इसी विद्रोह पे आधारित है। किस विद्रोह पे? सन्यासी विद्रोह पे। नेक्स्ट है मित्रों आदिवासी विद्रोह। फकीर विद्रोह 1776। आदिवासी विद्रोह या फकीर विद्रोह 1776। क्षेत्र बंगाल। नेता चिराग अली और मजनू शाह। नेता कौन थे? चिराग अली और
मजनू सा। तीसरा है चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह कब हुआ? 18वीं सदी और अंत तक चला। क्षेत्र बंगाल, बिहार और नेता कौन थे? जगन्नाथ। चुआर विद्रोह कब हुआ? 18वीं सदी में और अंत तक चला। क्षेत्र बंगाल, बिहार, इसका नेता कौन थे? जगन्नाथ। नेक्स्ट है मित्रों रंगपुर विद्रोह। रंगपुर विद्रोह 1783, इसका नेता कौन था? धीरज नारायण। क्षेत्र बंगाल। आपको इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं। आपको अधिक से अधिक पूछेगा कि रंगपुर विद्रोह कब हुआ? 1783। रंगपुर विद्रोह कब हुआ? 1783। इसका प्रमुख नेता कौन थे? धीरज नारायण। यह कहाँ से प्रारंभ हुआ? बंगाल से। अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक मित्रों जो होगा पार्ट मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट 8 में हम डालेंगे, वो उसका टॉपिक होगा 19वीं सदी का विद्रोह। 19वीं सदी का विद्रोह होगा। धन्यवाद हमारी वीडियो को देखने के लिए। यदि हमारे वीडियो से आपको ज़रा सा भी फ़ायदा हो, लगे कि ये वीडियो हमारे लिए उपयोगी है, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। हाँ, हमारे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद फॉर वॉचिंग। थैंक यू।